है ना कि एक नंबर का ये निठल्ला इंडेक्स है, जिस इंडेक्स के हम पढ़ाने जा रहे हैं, ये एक नंबर का निठल्ला इंडेक्स है। मंथ मंथ चेंज होते रहता है, एक साल में 4 से 5 बार चेंज हो जाता है। जैसे कि ये है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये अपना हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये अपना हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हालांकि इसको मैं पढ़ा चुका हूँ। तो आपको बता दूं फरवरी में जो इसका, इसमें भारत का जो स्थान है, भारत का जो स्थान है फरवरी में कितना है दोस्तों, 75वां है, 75वां है याद करिए। जनवरी में 80वां था और फरवरी में कौन सा 75वां स्थान पे आ चुका है। नंबर 1 पे अभी भी कौन है दोस्तों, सिंगापुर है। नंबर 1 पे अभी भी कौन है दोस्तों, तो सिंगापुर है। नंबर 1 पे अभी भी किस सबसे ताकतवर पासपोर्ट अगर किसी देश का है दोस्तों, तो सिंगापुर का है। अगर मान लो आपके पास अगर भारत का पासपोर्ट है तो 56 देशों में आप घूम सकते हो। कितने, 56 देशों में बिना वीजा के घूम सकते हो, 56 देशों में बिना वीजा के घूम सकते हो। हाँ, लेकिन सिंगापुर का तो इससे ज्यादा देशों में घूमेगा। हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा इस रिपोर्ट को हर साल जारी किया जाता है। हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा इस रिपोर्ट को हर साल जारी किया जाता है, तो ये जरूर से याद रख लीजिएगा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ठीक, चलिए दूसरे पे आते हैं। एक योजना थी दोस्तों, पीएम राहत योजना, कल भी मैंने इसके बारे में पढ़ाया था। तो पीएम राहत योजना यानी कि रोड एक्सीडेंट, ठीक है, विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट, यानी कि इसमें ये जो 14 फरवरी 2026 को लॉन्च किया गया है केंद्र के द्वारा। किसके द्वारा, केंद्र के द्वारा। अब इसमें क्या किया जाएगा, तो 7 दिन तक, कल भी हमने पढ़ाया था इसके में, 7 दिन तक क्या किया जाएगा, जो पीड़ित जो होगा ना, जो पीड़ित होगा उसका फ्री में इलाज होगा। फ्री में इलाज होगा, इतना फ्री में इलाज होगा कितने तक, 1.5 लाख तक, 1.5 लाख तक, 1.5 लाख तक। इसी के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति का 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क किया जाएगा। और गैर जानलेवा मामले में 24 घंटे के अंदर, जान के मामले में 48 घंटे की स्थिति का उपचार किया जाएगा। ठीक है, गोल्डन आवर, जीवन बचाना। बेसिकली होता क्या है ना कि जब एक्सीडेंट होता है उसके 3 से 4 घंटे के अंदर आप पहुंचा देते हो हॉस्पिटल के अंदर में, तो पेशेंट को बचाया जा सकता है, पेशेंट को बचाया जा सकता है। ठीक, चलिए एआई फेस रिकग्नाइजेशन विधानसभा अटेंडेंस प्रणाली। अब होगा क्या दोस्तों, चेहरा पहचान के आपका अटेंडेंस लगेगा कहाँ पे, आंध्र प्रदेश की विधानसभा में। और एआई बेस अटेंडेंस प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला विधानसभा अगर कोई बना है तो कौन बना है मेरे भाई, वो बना है आंध्र प्रदेश बना है। कौन बना है, आंध्र प्रदेश बना है। ठीक, ग्लोबल एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन, इसे बहुत जरूरी है याद रखना। ये मालूम है, ये 16 से लेके ये अपना, ये 16 से लेके अपना 16 से लेके 20 जनवरी और फरवरी, 16 से लेके 20 फरवरी तक इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में किया गया, नई दिल्ली में किया गया। एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन पूछेगा इतना जरूर से, ये पहली बार है जो भारत इसको होस्ट किया है। पहली बार ये वैश्विक सम्मेलन का आयोजन भारत होस्ट किया है, मतलब भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, ये दिमाग में याद रख लीजिएगा सारे लोग। चलिए तो अब प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। अब हम लोग प्रश्नों की शुरुआत करते हैं, तो सभी लोग क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, चलिए तो अब हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं, प्रश्नों की शुरुआत करते हैं, प्रश्नों की शुरुआत करते हैं, याद रखिएगा। हम्म, प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। ग्लोबल टूरिज्म रेजिलेंस डे प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? देखो 15 जनवरी को तो थल सेना दिवस मनाते हैं। 15 जनवरी को तो हम लोग क्या मनाते हैं, थल सेना दिवस मनाते हैं, थल सेना दिवस मनाते हैं, थल सेना दिवस मनाते हैं, याद रख लीजिएगा। ठीक है, कोई मेरे को बताएगा कि 2026 में इसका आयोजन कहाँ हुआ था, 2026 में इसका आयोजन कहाँ हुआ था, 2026 में इसका आयोजन कहाँ हुआ था। ठीक, चलिए 22 मार्च को तो क्या मनाते हैं दोस्तों, विश्व जल दिवस मनाते हैं। विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस मनाते हैं। प्लस क्या मनाते हैं, बिहार दिवस मनाते हैं। प्लस क्या मनाते हैं दोस्तों, बिहार दिवस मनाते हैं, बिहार दिवस मनाते हैं, बिहार दिवस मनाते हैं। तो ये भी नहीं होगा। 5 जून को क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। विश्व पर्यावरण इतना, विश्व पर्यावरण इतना, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस में ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर 17 फरवरी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17 फरवरी हो जाएगा। हाँ, राजस्थान के जयपुर में, बिल्कुल लिखना राजस्थान, राजस्थान बिल्कुल लिखना, राजस्थान में इस बार आयोजन किया गया, राजस्थान के में आयोजन किया गया था, बिल्कुल याद कीजिए। जितने
जितने भी लोगों का आंसर आ रहा है कि थल सेना दिवस का आयोजन इस बार कहाँ किया गया था, तो राजस्थान में किया गया था। कहाँ पे? राजस्थान में किया गया था, राजस्थान में किया गया था। और आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, इसके जो हेड हो जाएंगे, थल सेना के जो हेड हो जाएंगे, उनका नाम हो जाएगा उपेंद्र द्विवेदी हो जाएगा। उपेंद्र द्विवेदी साहब, उपेंद्र द्विवेदी साहब हमारे थल सेना के हेड हो जाएंगे, थल सेना के हेड हो जाएंगे। मेरा आपसे प्रश्न है, ठीक है, मेरा आपसे सिंपल सा प्रश्न है, विश्व जल दिवस और विश्व पर्यावरण दिवस दोनों की थीम क्या थी इस बार, बताइएगा। सभी लोग क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिएगा, सभी के सभी लोग क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। सभी के सभी जितने भी प्रिय छात्र हैं सभी लोग क्लासेस को ज्वाइन कर लेंगे। हम सेशन को एक बार शेयर कर देते हैं, हम एक बार सेशन को शेयर कर देते हैं ताकि बाकी सारे स्टूडेंट भी क्लासेस से हमारे साथ जुड़ सकें। ठीक, चलो, जो मैंने पूछा है उसको आंसर बताइएगा, ठीक है। जो मैंने पूछा है उसका आंसर जरूर से बताइएगा, जो मैंने पूछा है उस प्रश्न का आंसर सभी लोग जरूर से बताएंगे, सभी के सभी लोग। तो बिल्कुल, ग्लोबल टूरिज्म रेजिलेंस डे प्रतिवर्ष कब मनाते हैं दोस्तों, ये प्रतिवर्ष कब मनाते हैं बताइएगा। अरे भाई इस बार की पूछ रहे हैं, पिछले बार वाला, हाँ ठीक है, पिछले बार अभी तो आया ही नहीं है, सही बात है, अभी आया ही नहीं है तो कहाँ से बताइए। सही बात है, पिछले बार वाला ही हमको लेके चलना पड़ेगा, पिछले बार वाला ही लेके चलना पड़ेगा, ठीक। अभी फिलहाल अब नया आएगा तो नया का नया देखा जाएगा, अभी हम लोगों को तो पिछले बार वाला ही लेके चलना पड़ेगा। संडे को कितने लोग आ रहे हैं, संडे को याद रख लीजिएगा 80 घाट पे फ्री ओपन टेस्ट जीके जीएस टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है, शाम को 4 बजे। तो बिल्कुल भी आना ना भूलें, बिल्कुल भी आना ना भूलें, याद रखिएगा सब लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 17 साल को पूरी दुनिया में ग्लोबल टूरिज्म रेजिलेंस डे मनाया जाता है, ताकि ये समझा जा सके कि यात्रा पर्यटन उद्योग संकट को उबरने के लिए कितनी आवश्यकताएं होती है। किंतु संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शुरू किया था ताकि बताया जा सके कि मजबूत अनुकूलन पर्यटन क्षेत्र, रोजगार, स्थानीय अर्थव्यवस्था, वैश्विक संस्कृति आदान प्रदान किया जाता है। बेसिकली होता क्या है ना, पर्यटन से संस्कृति का भी प्रचार होता है, अर्थव्यवस्था में भी ग्रोथ होती है, दोनों चीजें होता है। जैसे मान लो हम यहाँ से पर्यटन करके बनारस से हम अयोध्या जाते हैं, तो अयोध्या जाएंगे तो वहाँ से कुछ भाषा हम सीखेंगे, वहाँ की कुछ बोली हम सीखेंगे, यहाँ वाले हमसे कुछ सीखेंगे, हम लोग वहाँ जाएंगे तो कुछ खरीदेंगे, तो उससे अर्थव्यवस्था पे भी प्रभाव पड़ेगा और कल्चर पे भी प्रभाव पड़ता है अपना, किसके लिए, पर्यटन के लिए। अच्छा, इसी बात पे बताइएगा कि मालदीव का टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर कौन है, मालदीव का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ऑस्ट्रेलिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड का पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर कौन है, स्विट्जरलैंड का पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर कौन है। चलिए, इन 3 चीज का आंसर बताइए, इन तीनों का आंसर जरूर से बताइएगा, ठीक। बिल्कुल होता है, अगर आप रियलिटी में अगर पढ़ते होगे समझ के तो आपको चीजें याद हो जाती हैं, ठीक। चलिए, ठीक है, चलिए। तो फिलहाल अगर मैं बात करूं मालदीव के जो ब्रांड एम्बेसडर है उनका नाम कौन है दोस्तों, कैटरीना कैफ है, कैटरीना है अपना, कैटरीना कैफ है, कैटरीना कैफ है मालदीव के ब्रांड एम्बेसडर। ऑस्ट्रेलिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, सारा तेंदुलकर है, कौन है दोस्तों, सारा तेंदुलकर है, सारा तेंदुलकर है, सारा तेंदुलकर है, ठीक है, सारा तेंदुलकर है। और स्विट्जरलैंड के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों, तो नीरज चोपड़ा है, कौन है दोस्तों, नीरज चोपड़ा है। नीरज चोपड़ा जो है ये कहाँ के दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के ब्रांड एम्बेसडर, सॉरी स्विट्जरलैंड के ब्रांड एम्बेसडर है, स्विट्जरलैंड के ब्रांड एम्बेसडर है कौन दोस्तों, नीरज चोपड़ा, कौन दोस्तों, नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड के ब्रांड एम्बेसडर है। जब मालदीव की बात करता हूँ तो इसके साथ हम लोग इकोवेरियन, इकोवेरियन जो है ना, इकोवेरियन सैन्य अभ्यास भी करते हैं, इकोवेरियन सैन्य अभ्यास भी करते हैं, इकोवेरियन सैन्य अभ्यास भी करते हैं, इकोवेरियन सैन्य अभ्यास करते हैं। मैं फिर से बता दूं, इसके बाद हम लोग जस्ट मालूम है एनसीईआरटी क्लास 9 शुरू कर रहे हैं आज से, ज्योग्राफी याद रख लीजिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी हम लोग क्लास 9 आज से शुरू कर रहे हैं, क्लास 9 आपको शुरू कर रहे हैं, क्लास 9 हम लोग शुरू कर रहे हैं, याद रख लीजिएगा। एनसीईआरटी क्लास 9 ज्योग्राफी हम लोग शुरू कर रहे हैं, और एग्जाम अध्ययन वाले चैनल पे, इसके जस्ट बाद दूसरे वाले चैनल पे हम लोग शुरू करेंगे, इस क्लासेस के जस्ट बाद। एनसीईआरटी क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1, एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी दोनों मिक्स करके आपको पढ़ाएंगे, ठीक। चलो, अच्छा को हाँ, इकोवेरियन पता है, यहाँ पे हमारा यूपीआई भी चलता है, इस मालदीव में हमारा चलिएगा यूपीआई भी चलता है। और मालदीव के अगर पूछे कि मालदीव के पर्यटन, मालदीव के अगर पूछा जा सकता है, क्या मालूम है कि क्या मालदीव में मालदीव को मिनी का, सॉरी, मालदीव की कैपिटल क्या हो जाएगी, माले हो जाएगी, यहाँ के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ी हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, मोहम्मद मुइज़ी हो जाएंगे, मोहम्मद मुइज़ी हो जाएंगे। अच्छा, मेरे को इतना लोग बताइएगा, सभी लोग जितने भी लोग देख रहे हैं, अरावली की ऊंचाई कितनी है, ठीक है, अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है,
अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में प्लीज आंसर बताइएगा सभी लोग, कमेंट बॉक्स में प्लीज प्लीज आंसर बताएंगे सारे लोग। ठीक, चलो नेक्स्ट। रिलायंस इंडस्ट्रीज को किस देश से तेल आयात करने का लाइसेंस मिला है? तो बेसिकली यही वेनेजुएला है। मालूम है कौन है? ये वेनेजुएला है, जिसके ऊपर ट्रम्पवा हमला किया था। जिसके ऊपर क्या किया था? ट्रम्पवा हमला किया था इतना, ठीक है, ट्रम्पवा हमला किया था, ठीक है, ट्रम्पवा हमला किया था, बिल्कुल यूपीआई चलता है वहाँ पे, यूपीआई चलता है, बिल्कुल वेनेजुएला हो जाएगा, जिसके ऊपर कौन किया था? ट्रम्पवा हमला किया था। आपको बता देता हूँ, जो वेनेजुएला है, ठीक है, यहाँ की ही रहने वाली मारिया कोरिना मचांडो को शांति का नोबेल मिला था 2026 में, सॉरी 25 में, ठीक है। वो अपना शांति का नोबेलवा किसको दे दी? ट्रम्पवा को दे दी। जब ट्रम्पवा हमला किया वेनेजुएला पे हमला करने के बाद ट्रम्पवा क्या किया दोस्तों? वहाँ की जो राष्ट्रपति थे निकोलस मादुरो, उनकी पत्नी को सोते हुए उठा लिया, भाई साहब सोते हुए उठा लिया और कब्जा कर लिया वेनेजुएला पे, ठीक है। वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया है, वेनेजुएला पे क्या कर लिया मेरे भाई? कब्जा कर लिया है। ये तो स्थिति है यार ट्रम्प चाचा की। चाहिए इनको शांति का नोबेल प्राइज, ठीक है, चाहिए इनको क्या है? शांति का नोबेल प्राइज। नहीं चाहिए होता तो छीन लेते हैं, देश पे हमला करके छीन लेते हैं। ऐसी तो व्यक्ति है। होता क्या है ना दोस्तों, जब जब अमेरिका का कोई राष्ट्रपति होता है, जब उसका दूसरा टर्म होता है, तो वो जानता है कि मेरी जो लुटिया डूबने वाली है, उसके बाद हम कभी राष्ट्रपति बन नहीं पाएंगे, उसके बाद हम कभी राष्ट्रपति बन नहीं पाएंगे। तो वो क्या करता है ना, वो व्यक्ति वो करता क्या है, कुछ ऐसा करके चला जाता है जिससे दुनिया उसको राख सके। ठीक है, जॉर्ज बुश हो जाए, बराक ओबामा हो जाए, ठीक है, हम सभी के एग्जाम्पल देख सकते हो। जब इनका आखिरी टर्म था, कुछ ना कुछ ऐसा करके चले गए जिससे दुनिया इनको याद करती है, जिससे दुनिया इनको याद करती है। ठीक, ये देख सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को संयुक्त राज्य द्वारा वेनेजुएला में कच्चे तेल को आयात करने के लिए एक सामान्य लाइसेंस दिया गया है, एक सामान्य लाइसेंस दिया गया है, याद रखिएगा सभी लोग। ठीक, चल चल भाई मेरे, ट्रेन में एटीएम लगाने वाला पहला बैंक कौन बना है बताओ? ट्रेन में एटीएम लगा है। अच्छा, एक नाम है ट्रेन में, आपको पता होगा, पंचवटी एक्सप्रेस। फिर पंचवटी एक्सप्रेस का नाम सुना है सभी लोग? कितने लोग सुने हैं? हम्म, एक एसी ट्रेन, एसी बोगी में, पंचवटी एक्सप्रेस में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने एटीएम लगाया है। अब पता चला कि जनरल में अगर हम लगा देते, बिहार वाली अगर कोई जनरल ट्रेन में लगा देते, तो भैया एटीएम उठाओ लेके भागो, ठीक है, एटीएम उठाओ लेके भागो। याद रखना, यूपी बिहार वाले का ट्रेन में लगा दिए तुम जनरल डब्बा में एटीएम, हालांकि जनरल में नहीं, एसी बोगी में लगा हुआ है। एसी बोगी में क्या है, पंचवटी एक्सप्रेस में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने एटीएम लगाया है, एटीएम लगाया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने एटीएम लगाया है, जिसके कारण ये चर्चा में आ गया है। मान लो यूपी बिहार में लगा देते तो आप ही बताइए, अगर मान लो यूपी बिहार में लग जाता तो क्या होता? आप खुद बताइएगा, ठीक है, एटीएम तोड़ो उठाओ लेके भागो, ठीक है, यही हाल हो जाता अगर यूपी बिहार वाली ट्रेन में लग जाता तब। ठीक, चलिए, ठीक है कि नहीं? अच्छा, इसी बात पे बताइए, गोल्ड एटीएम कहाँ ओपन किया गया? गोल्ड एटीएम, अनाज एटीएम, अनाज अनाज एटीएम, अनाज एटीएम यत्ना, अनाज एटीएम, अनाज एटीएम, वाटर एटीएम यत्ना, वाटर एटीएम, मिल्क एटीएम यत्ना, मिल्क एटीएम, मिल्क एटीएम, मिल्क एटीएम। फिलहाल बताइए, फिलहाल इसके बारे में बताइए। ट्रेन में एटीएम लगाने वाला भारत का पहला बैंक बना बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, ये ट्रेन का नाम है दोस्तों। ट्रेन मुंबई से अपना मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस, मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस में ये एटीएम लगाया गया है, ठीक है। और किसने लगाया? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लगाया है, लेकिन अभी एसी कोच में लगाया है। ये डीडी न्यूज़ पे आप जाके सीधे पढ़ सकते हो, इस न्यूज़ को देख भी सकते हो यहाँ पे। ठीक, तो फिलहाल बताइएगा सब लोग, ठीक है, वाटर एटीएम कहाँ पे स्थापित किया गया है? मिल्क एटीएम कहाँ पे स्थापित किया गया? बताइए सभी लोग कमेंट करते हुए। भारत में वाटर एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है? बता दो जरा। तो ऐसे तो कई जगह है, दिल्ली में है, राजस्थान में, केरल में, अलीपुजा में, कई जगह पे है, ठीक है। आप देखोगे गोल्ड एटीएम तो हैदराबाद में हो जाएगा, हैदराबाद, हैदराबाद में हो जाएगा। अनाज एटीएम कहाँ पे? उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले वाटर एटीएम तो यहीं पे दिल्ली में ही शुरू किया गया था, दिल्ली में शुरू किया गया था। आप कोई बताएगा मिल्क एटीएम कहाँ स्थापित किया गया? मिल्क एटीएम कहाँ पे स्थापित किया गया है? भारत में जो है मिल्क स्टेडियम कहाँ स्थापित किया गया है?
इसके बाद जस्ट हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 का शुरू करने वाले हैं आज ही, याद ना, एग्जाम अध्ययन वाले चैनल पे एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। ठीक, और सुबह वाली क्लासेस होगी तो जाहिर सी बात है डेली चलेगी, आपका कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक, चलो, तो बिल्कुल ये बात का सबसे बड़ा बताइए सब लोग। भारत में मिल्क एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है? अभी तक नहीं आया आंसर, अभी तक आंसर नहीं आया। आनंद का नाम सुना है सब लोग? गुजरात के आनंद में किया गया है। तो गुजरात का जो आनंद है, ठीक है, आनंद में ही किया गया है, गुजरात के आनंद में किया गया है। गुजरात के आनंद में किया गया है, कहाँ पे दोस्तों? ये गुजरात का जो आनंद है ना, तो वहीं पे किया गया है। तो फिलहाल आप गुजरात भी कर दोगे तो गलत नहीं होगा, इतना गुजरात भी करिएगा, गुजरात भी करिएगा तो गलत नहीं होगा, गुजरात भी करिएगा तो गलत नहीं होगा। ठीक, चलो, नीति आयोग के अनुसार जिंजर कैपिटल कौन सा राज्य है? जो नीति आयोग के अनुसार जो जिंजर कैपिटल डिक्लेयर किया गया वो आपको कौन हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। और ये याद रख लीजिएगा, 100% साक्षरता, 100% साक्षरता, साक्षरता 100% साक्षरता प्राप्त, यातना 100% साक्षरता प्राप्त करने वाला, करने वाला, ठीक है, करने वाला प्रथम राज्य भी कौन है? मिजोरम है। प्रथम राज्य भी कौन है दोस्तों? मिजोरम है। ठीक है, तो प्रथम राज्य जो है वो कौन हो जाएगा दोस्तों? मिजोरम हो जाएगा। दूसरे पे कौन हो जाएगा दोस्तों? गोवा हो जाएगा। तीसरे पे कौन हो जाएगा दोस्तों? त्रिपुरा हो जाएगा। तीसरे पे कौन हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा। चौथे पे आप देखिएगा कौन हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। तो 100% साक्षरता प्राप्त करने वाले 4 राज्य ये आपको देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ अगर पूछे 100% डिजिटल साक्षर राज्य, अगर पूछे 100% इतना, ये पूछे कि 100% डिजिटल इतना, 100% डिजिटल इतना, 100% डिजिटल साक्षर राज्य, डिजिटल साक्षर इतना, साक्षर राज्य अगर पूछ ले, ठीक है, डिजिटल साक्षर राज्य, तो वो केरला हो जाएगा। वो कौन हो जाएगा दोस्तों? वो केरला हो जाएगा, वो केरला हो जाएगा। फिलहाल इसका आंसर जो है मिजोरम हो जाएगा, फिलहाल इसका आंसर मिजोरम हो जाएगा। अच्छा, कोई मेरे को बताना, इनमें से किस अगर पूछे, मुझे अगर सेलेक्ट करना हो कि पूछेगा कि भैया क्या मिजोरम से करके दिखा हो कि गुजरती है, हाँ या ना में आंसर बताना। क्या मिजोरम से करके दिखा हो कि गुजरती, हाँ या ना में आंसर जरूर से बताइएगा। जितने भी लोग देख रहे हैं क्लासेस को, हाँ या ना में आंसर देना, और एकदम सही से सॉलिड आंसर देना, गलती की गुंजाइश नहीं है, कोई गलती माफी नहीं की जाएगी, फिर सजा दिया जाएगा। ठीक है, और फिर हम लोग जो है बिहार शिक्षक भर्ती का जो मैराथन 7 बजे शुरू करेंगे, उसमें ईवीएस स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें ईवीएस से शुरू करेंगे। ठीक है, मैराथन के माध्यम से ईवीएस भी समाप्त हो जाएगा आपका, और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है जी, तो फिलहाल अगर पूछे, जो मैंने पूछा है वो बताइएगा। बिल्कुल बेस्ट, बिल्कुल, यस यस यस, गुजरती है, गुजरती है, गुजरती है, गुजरती है। ठीक, चलो, यहाँ पे आप देख सकते हो नीति आयोग। अच्छा, जब नीति आयोग की बात करते हैं ना, तो नीति आयोग जो है ना, योजना आयोग के स्थान पे आया था। जो नीति आयोग की अगर मैं बात करूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट फ्रॉम ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, इन नीति आयोग, ये जो नीति आयोग है, या अपना नीति आयोग जो योजना आयोग की समाप्ति करके 1 जनवरी है अपना, 1 जनवरी 2015 को ये बनता है, 1 जनवरी 2015 को ये बनता है, 1 जनवरी 2015 को ये बनता है। और याद रख लीजिएगा, ये थिंक टैंक के रूप में काम करता है। इसके अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री होता है, उपाध्यक्ष सुमन बेरी साहब है, और सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम साहब है, वीवीआर सुब्रमण्यम साहब है। अगर आपसे पूछ ले कि भैया ये योजना आयोग कब बनता है, तब यतना योजना आयोग कब बनता है, योजना आयोग कब बनता है, ये भी तो पेपर में आता है। पेपर में ये भी तो हमसे पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता? आप खुद ही बताइए कि योजना आयोग की स्थापना कब की जाती है, पेपर में यहाँ ये भी पूछा जाता है, तो इस पे भी हमको फोकस करते हुए चलना है, याद रखिएगा। ठीक, चलो, योजना आयोग बताना। योजना आयोग, जितने भी प्रिय छात्र हैं सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि एक बार सेशन को शेयर कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर देंगे। अब हम लोगों को रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है, एकदम अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। इसको भी स्टार मार्क लगा देना, 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 इसको भी स्टार मार्क लगा देना। ठीक है, इसको भी स्टार मार्क लगा दीजिएगा, इसको भी स्टार मार्क लगा दीजिएगा। बस सेशन को हम शेयर कर रहे हैं, आप लोग भी शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रिय छात्रों तक पहुंचा दीजिएगा। ठीक, चलो, जैसे कि मेघालय में आप देखिएगा गारो खासी जयंतियाँ है। हाँ, केरल में आप देखिएगा, केरल में क्या है दोस्तों? पेरियार नेशनल पार्क है। असम में देखिएगा रमोना नेशनल पार्क, कांजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, उसके साथ कामरूप कामाख्या देवी टेम्पल, बिहू फेस्टिवल, उसी के साथ साथ औरंग नेशनल पार्क, सब कुछ कहाँ पे आपको? केरल में ही देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए, 15 मार्च 1950, एकदम सॉलिड आंसर, एकदम सॉलिड आंसर अपना। 15 मार्च अपना, 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950 को ये बनता है, एकदम सही है, सॉलिड है। चलो,
तो यही चीज वहाँ यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट, खुर्रम शहर 4 मिसाइल किस देश की है? बेसिकली ये देश कह रहा है ना, देखो होता क्या है ना दोस्तों, इसराइल और ईरान, आप जानते हो इसराइल और ईरान आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं। बीच में अमेरिका का अलग ट्विस्ट है, भड़काता कौन है इसराइल को? अमेरिका भड़काता है। इसराइल किसके कहने पे सब कुछ करता है? अमेरिका के कहने पे करता है। अब ये जो है ना खुर्रम शहर 4 मिसाइल जो है ना, और ये बोला है कौन? ईरान, कि भैया ज्यादा अगर आनाकानी करोगे ना अमेरिका, तो तुम्हारे पास छोड़ देंगे, तुम्हारा एयरबेस तबाह कर देंगे, तुम्हारा जो है एयरबेस तबाह कर देंगे। तो अमेरिका कहता है, हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे ऊपर मिसाइल छोड़ोगे? बेटा तू छोड़ के दिखाओ, ठीक है, हम तू छोड़ के दिखा, हम तुम्हें बताइला कायदे से, तू छोड़ के दिखाओ, याद रखना, तू छोड़ के दिखाओ, हम तुम्हें कायदे से बताइला। तोड़म पहले, फिर मत निचोड़म, फिर मोड़ मोड़ के फेंक दे में आता, मोड़ मोड़ के फेंक दे में याद रखिए, मोड़ मोड़ के फेंक दे में, ठीक है, मोड़ मोड़ के फेंक दे में याद रख लीजिएगा। तो खुर्रम शहर 4 मिसाइल जो है ना, ये क्या कह रहा है? ईरान कह रहा है। फिलहाल तो ये किसका है दोस्तों? ये ईरान का है, ईरान का है। ये कह रहा है कि हम अमेरिका को ऊपर छोड़ देंगे, अमेरिका को खत्म कर देंगे। पता है इसकी जो रेंज है ना, ये मध्यम रेंज की मिसाइल है, और इसकी जो रेंज है आप देखिएगा, ये मध्यम रेंज की मिसाइल है इतना। इसकी जो रेंज की अगर मैं बात करूँ, ये 2000 किलोमीटर है, 2000 किलोमीटर इसकी रेंज है, और मध्यम रेंज की मिसाइल है। और ये बैलिस्टिक मिसाइल है। कैसी मिसाइल है दोस्तों? बैलिस्टिक इतना, बैलिस्टिक इतना, बैलिस्टिक इतना, बैलिस्टिक मिसाइल है। ये बैलिस्टिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल नहीं, ये बैलिस्टिक मिसाइल है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है। तीसरा आप देखिएगा, एयरबेस को उड़ाने के लिए इसने कहा है, इसने कहा है कि हम अमेरिका की एयरबेस को उड़ा देंगे, अमेरिका के इतना, अमेरिका के एयरबेस इतना, एयरबेस को उड़ा देंगे, एयरबेस को उड़ाना, उड़ा देंगे, उड़ा देंगे, उड़ा देंगे इतना, उड़ा देंगे, याद रख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे तो ईरान को सब हल्के में लेते हैं, ऐसे तो ईरान को हल्के में लेते हैं, याद रख लेना सब लोग। हाँ, ईरान के राष्ट्रपति का नाम पता है ना क्या है? मसूद पेजस्कियान। अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम क्या है? डोनाल्ड ट्रम्पवा, डोनाल्ड ट्रम्पवा, ठीक है। जो लोगों के पे हमला करता है, देश पे हमला करता है अवार्ड को पाने के लिए, ठीक है। ट्रम्प चचा क्या किए? वेनेजुएला पे हमला करके बेचारी मारिया कोरिना मचांडो को भड़का दिए डरा दिए, और उनसे जो उनका शांति वाला नोबेल प्राइज छीन लिए। और वेनेजुएला मारिया कोरिना मोचांडो जो है, वो भी कही भैया हम लायक नहीं है, आप ही रखिए, ठीक है, शांति का नोबेल प्राइज आप ही, ठीक है, आप वेनेजुएला में शांति स्थापित किए हैं, इसलिए इसके हकदार आप ही हैं। डर, डर बोलता है, डर बोलता है। शायद आपको पता ना हो तो यूपी बिहार वालों से पूरा इंडिया कांपता है। सही बात है। ये कहा जाता है कि जितने भी माफिया होते हैं ना, सब कहाँ पे? यूपी बिहार में ही जाके बसे हुए हैं। जितने भी बड़े बड़े माफिया हैं, सब यूपी बिहार में ही जाके बसे हुए हैं, याद रख लीजिएगा, ठीक। चल, समझे कि नहीं समझे? ठीक, चलो। ये देख सकते हो खुर्रम शहर 4 एक मिसाइल है, ईरान का सबसे शक्तिशाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल माना जा रहा है। इसकी अनुमानित मानक क्षमता 2000 किलोमीटर है, और जो स्मारक ठिकानों को उड़ाने में सक्षम है। भारी पेलोड के कारण ये मिसाइल सैन्य ठिकानों को और नौसैनिक संसाधनों को लक्ष्य बनाने में सक्षम मानी जाती है। तो जो मैंने चीजें पहले पेज पे आपको बताई, वही दूसरी चीजें पे लिखा हुआ है, और ये हम जानबूझ के बताते हैं, पता है, ये जानबूझ के बताते हैं ताकि आप लोगों को चीजें याद हो सके, ताकि चीजें आपके दिमाग में छप सके, चीजें आपके दिमाग में छप सके, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिटनडेला फाइनेंस, जहां पर दूसरा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, ये किस महाद्वीप में स्थित है? ये किस महाद्वीप पर स्थित है, याद रख लीजिएगा। अरे ये जो हिंद महासागर में एक द्वीप है दोस्तों, जिसका नाम है ला रियूनियन। ये मालूम है कहाँ पे है दोस्तों? इस तरीके से आप देखिएगा ना, ये हिंद महासागर, जो हिंद महासागर आप देखते होगे, हिंद महासागर, हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप है इतना, द्वीप है, एक द्वीप है इतना, हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप है जिसके ऊपर कब्जा किसका मालूम है? किसका दोस्तों? फ्रांस का कब्जा है, जिसके ऊपर फ्रांस का कब्जा है। अब यहीं पे क्या हुआ है दोस्तों? विस्फोट हुआ है। पिछले साल भी गुस्से में आ गया था ये ज्वालामुखी, इस साल भी गुस्से में आ गया ये ज्वालामुखी। पिछले साल भी फटा था 2 महीने पहले, अब फिर से फट गया है। तो मतलब ये जल्दी जल्दी एक्टिव हो रहा है, जल्दी। दिसंबर में फटा था, ठीक है, अब ये फरवरी का टाइम है, फिर से ये फट गया है, ठीक है, फिर से ये फट गया है। अब मेरा आपसे सीधा सीधा प्रश्न है, ये मेरे को बताना कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, उनमें से कौन कौन सी गैसेस निकलती हैं, और ग्रीन हाउस गैस कौन सी? ये 2 चीजें मैंने आपसे पूछी हैं, बताइएगा, ठीक है। दोनों चीजें लिख के बताइएगा, दोनों चीजें आप लिख के बताइएगा, ठीक है। ये दोनों चीजें, और ये दोनों से पेपर में प्रश्न बनते हैं, इन दोनों से पेपर में प्रश्न बनते हैं, याद रख लीजिएगा, ठीक।
पहला लिखिएगा ग्रीन हाउस गैस है अपना, ग्रीन हाउस है अपना, ग्रीन हाउस है अपना, ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस। और ये अपना दूसरा लिखिएगा ज्वाला है, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी जो होती है ना, ज्वालामुखी में से कौन सी गैस निकलती है, ज्वालामुखी में से कौन कौन सी गैस निकलती है, ठीक है, यह बताइएगा सभी लोग। जब विस्फोट होता है तो दोनों चीजें लिखते हुए बताइएगा, सभी लोग बताएंगे सभी लोग। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है उनमें से कौन कौन सी गैस निकलती है? सब कुछ, सब कुछ, क्योंकि पेपर में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, पेपर में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, याद रख लीजिएगा। अब जैसे जब भी कोई ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसमें से जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें से जलवाष्प निकलता है, जलवाष्प इतना, जलवाष्प इतना, जलवाष्प निकलता है। प्लस उसके बाद देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड इतना, कार्बन डाई इतना, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, सल्फर ऑक्साइड निकलता है। क्या निकलता है दोस्तों? सल्फर के ऑक्साइड निकलता है। क्या निकलता है दोस्तों? सल्फर के ऑक्साइड इतना, सल्फर के ऑक्साइड अपना, सल्फर के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड निकलता है, सल्फर के ऑक्साइड निकलता है। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड निकलता है, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड निकलता है, हाइड्रोजन इतना, हाइड्रोजन इतना, हाइड्रोजन इतना, हाइड्रोजन सल्फाइड इतना, हाइड्रोजन सल्फाइड निकलता है, हाइड्रोजन सल्फाइड निकलता है। ये मुख्यतः ये सारी गैसेस आपको ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान निकलती हैं, याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि भैया ये बताइए कि ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती है? दोनों से पेपर में प्रश्न आते हैं, ठीक, चलो, ठीक, इन दोनों से ही पेपर में प्रश्न आते हैं, इन दोनों पे ही फोकस करिएगा। देखो जो ग्रीन हाउस गैस होती है ना उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो है, ये है जो कार्बन डाई अपना, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तो है, ये है कार्बन डाइऑक्साइड तो है, ये है अपना कार्बन डाइऑक्साइड तो है, ये है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही है, इसमें सोचने वाली बात है ये नहीं है इतना। दूसरा मीथेन है, जलवाष्प है, नाइट्रन के ऑक्साइड है, इसमें देखिएगा मीथेन है इतना, मीथेन है इतना, उसके बाद जलवाष्प है इतना, उसके बाद जलवाष्प है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन है, जलवाष्प है। उसके बाद देखिएगा नाइट्रस के ऑक्साइड है इतना, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्या दोस्तों? नाइट्रस ऑक्साइड है इतना, नाइट्रस है इतना, नाइट्रस है इतना, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है। उसके साथ साथ आपको क्या देखने को मिलेगा? उसके बाद O3 है यानी कि ओजोन है, ठीक है, उसके साथ ओजीन, ओजोन है इतना, ओजोन है, ओजोन है, ओजोन है इतना, ओजोन है। ये सारे से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सारे से प्रश्न पूछे जाते हैं। या तो पूछेगा ज्वालामुखी विस्फोट में कौन सी गैस निकलती है, या तो पूछेगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कौन कौन सी गैसेस हैं। अच्छा, ये मालूम है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसमें एलिमिनेशन मेथड करके सॉल्व करने को क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि दोनों साथ साथ में एक जगह कवर हो जाए। ठीक, चले, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि पिटनडेला फाइनेंस जहाँ पे हाल ही में विस्फोट हुआ है, ये किस द्वीप पर स्थित है? तो दोस्तों ये ला यूनियन द्वीप पे स्थित है, ला यूनियन द्वीप पे स्थित है। ये हिंद महासागर में स्थित ये द्वीप है जिसके ऊपर फ्रांस का कब्जा है, जिसके ऊपर फ्रांस का कब्जा है, याद रखिए, जिसके ऊपर किसका? जिसको फ्रांस का कब्जा है। ये फ्रांस का आइलैंड है, फ्रांस का आइलैंड है। ठीक, चलो, देख रहे हो ना सभी लोग विनोद? ठीक, अब यहीं पे हम आपको नहीं लिख के बताते तो याद भी नहीं होता। देखो, पिटनडा फाइनेंस यत्ना, पिटनडेला, फोर नाइट, फोर नाइट, फोर नाइट, याद रख लीजिएगा। यह ज्वालामुखी 2026 में दूसरी घटना है जो इसमें विस्फोट हुआ है। पश्चिमी हिंद महासागर में फ्रांसीसी द्वीप पर स्थित है, याद रख लीजिएगा, जिसका नाम है रीयूनियन द्वीप, रीयूनियन या रीयूनियन द्वीप, जिसके ऊपर फ्रांस का कब्जा है, जिसके ऊपर फ्रांस का कब्जा है। यह दुनिया का सबसे सक्रिय बैलिस्टिक शील्ड है, इतना ज्वालामुखियों में से एक है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के अंतर्गत भी आता है, विश्व धरोहर स्थल के अंतर्गत भी आता है। अच्छा, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? ठीक है, जब तक जो होता है ज्वालामुखी के अंदर जो लावा होता है उसे मैग्मा कहा जाता है। ठीक है, बाहर निकलता है तो उसको क्या कहते हैं? देखो, जब तक अंदर होता है ये जो है गर्म लावा, उसको मैग्मा कहा जाता है। बाहर निकलते हैं तो इसको लावा कहते हैं, बाहर निकलते हैं तो इसको लावा कहते हैं, याद रख लीजिएगा। ज्वालामुखी भी आप देखिएगा तीन प्रकार का आता है, एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी, एक होता है निष्क्रिय ज्वालामुखी, एक होता है सुसुप्त ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी में से हमेशा लावा निकलते रहता है। निष्क्रिय ज्वालामुखी जो होता है वो एकदम खत्म हो जाता है, खाली नाम मात्र का पड़ा रहता है। और जो सुसुप्त ज्वालामुखी तो है कभी भी विस्फोट हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल आप देखोगे, इथोपिया, इथोपिया में हेलीगुब्बी, इथोपिया में जो हेलीगुब्बी था, हेलीगुब्बी ज्वालामुखी अभी विस्फोट हुआ था, हेलीगुब्बी ज्वालामुखी में अभी विस्फोट हुआ था। और याद रख लीजिए, लगभग 12,000 साल, 12,000 साल बाद से ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। लगभग इस बार 12,000 साल बाद इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारत में शहरी नीति बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसके लिए बहुत सारा टारगेट भी रखा है, ठीक है, कि रखा है कि स्मार्ट यूनिवर्सिटी बनाएंगे 25 साल के अंदर में, जो है इसको स्मार्ट बनाने के लिए लक्ष्य रखा है। ये और कोई नहीं आपका केरल हो जाएगा, ये कोई नहीं आपका केरल हो जाएगा, ये आपका केरला हो जाएगा, ये आपका केरला हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं केरल में भारत का पहला राज्य है जिसने 25 साल के लिए व्यापक शहरी नीति अपनाई है, जिसकी घोषणा 23-24 के बजट में हुई और कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी है। 2023 दिसंबर में केरला के अर्बन पॉलिसी कमीशन का गठन किया गया था, जिसे मार्च 2025 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, ठीक है। और वैश्विक सम्मेलन में रिपोर्ट पर चर्चा में हुई और अंतिम नीति में शामिल किया गया है। और आयोग के अनुमान के अनुसार 2050 तक केरल 80% हिस्सा शहरी हो जाएगा। बस इसके लिए इन्होंने प्लान भी तैयार किया है, रिपोर्ट भी तैयार की है और लक्ष्य भी डिसाइड कर दिया है। लक्ष्य कब तक है दोस्तों? 2050 तक। लक्ष्य कब तक है दोस्तों? 2050 तक है, 2050 तक है। जैसे कि हम लोगों के भी लक्ष्य हैं, जैसे मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य हम लोग रखे हैं, ठीक है। और मलेरिया के साथ साथ जो है खुद का स्पेस स्टेशन है, खुद का स्पेस स्टेशन, खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का हम लोग लक्ष्य रखे हैं, ठीक है। आपको बता दो विकसित भारत का हम लोग लक्ष्य रखे हैं, विकसित भारत का लक्ष्य हम लोग रखे हैं। चंद्रमा पे मानव को भेजने का लक्ष्य रखे हैं, चंद्रमा पे मानव को भेजने का हम लोग लक्ष्य रखे हैं। चलिए इन सभी के आंसर बताइएगा, इन सभी के आंसर सभी लोग जरूर से बताइएगा, ठीक है। इन सभी के आंसर सभी के सभी छात्र जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग जरूर से बताएंगे, ताकि सारी चीजें याद हो जाए, ताकि सारी चीजें किसी क्लास के दौरान रिवीजन भी होती रहे, याद भी होती रहे। हम्म। अभी हमारा बिहार स्पेशल वाले बैच में अभी बौद्ध धर्म चल रहा है, ठीक, बौद्ध धर्म खत्म हो जाएगा तो जैन धर्म पढ़ेंगे, तो वो सब बिहार स्पेशल में पूछे जाते हैं। उसी क्लास ब्रह्मास बैच में आपको रिवीजन की 4 क्लासेस हो चुकी है, आज 5वीं क्लासेस चलेगी, याद रखिएगा, ठीक। चलो, अच्छा, मलेरिया को 2030 तक खत्म करने का लक्ष्य है, 2030 तक। खुद का स्पेस स्टेशन 2035 तक, ठीक है। विकसित भारत का लक्ष्य 2047 तक, 2047 तक। और अगर पूछे कि मानव को चंद्रमा पे भेजने का लक्ष्य रखा गया है, कि चंद्रमा पर मानव 2040 तक, 2040 तक याद रख लीजिएगा। और शून्य कार्बन उत्सर्जन अगर पूछ लेता हूँ, जो शून्य कार्बन उत्सर्जन इतना, शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 तक, ठीक, 2070 तक। चल, भव्य भारत भूषण अवार्ड किस ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किया है? देखो, एक फाउंडेशन है ईशा फाउंडेशन, एक फाउंडेशन है मेरे भाई जिसका नाम है दोस्तों ईशा फाउंडेशन। उस ईशा फाउंडेशन के द्वारा इस अवार्ड को दिया जाता है, ठीक। तो इस फाउंडेशन के जो संस्थापक है सदगुरु जगदीप वासुदेव थे। अगर पूछे ईशा फाउंडेशन के जो संस्थापक है ना, इसके जो संस्थापक है ना, ये रखना जगदीप लिख लीजिएगा, थोड़ा सा नाम जरूरी है। सदगुरु जगदीप रत्ना, सदगुरु रत्ना, सदगुरु रत्ना, सदगुरु जगदीप रत्ना, सदगुरु जगदीप, ठीक है। यही ईसा फाउंडेशन के संस्थापक है, याद रखिएगा। वासुदेव, जगदेव वासुदेव यही ईसा फाउंडेशन के संस्थापक है। अच्छा, इनके बारे में आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इनके बारे में आपको बताता हूँ, ये जो अवार्ड है ना, ये देख रहे हो कि भव्य भारत भूषण अवार्ड किस ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किया है? ईसा फाउंडेशन ने। ये किसी को भी मिल सकता है, भारत में किसी भी फील्ड में अगर आप अच्छा काम करते हो तो ये अवार्ड आपको दिया जा सकता है, ये अवार्ड आपको दिया जा सकता है। ये 2 लोगों को दिया गया है, ये 2 लोगों को दिया गया है। किरण कुमार एन राजम को 2 लोगों को मिला है, याद रख लीजिएगा। किरण कुमार और एन राजम रहते हैं। ये कितने लोगों को? ये 2 लोगों को मिला है, किरण कुमार और एन राजम को, इन 2 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है, इन 2 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है, इन 2 लोगों को दिया। किरण कुमार का संबंध इसरो से है अपना, इसरो के पूर्व चीफ है अपना, देख सकते हो। तो ये जो है ईसा फाउंडेशन के जो संस्थापक है वो को सदगुरु है अपना, सदगुरु है, ठीक है। अपना क्या है दोस्तों? सदगुरु जग्गी वासुदेव हैं, इन्होंने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। और यह पुरस्कार पहली बार फरवरी 2026 में महाशिवरात्रि के समारोह के दौरान प्रदान किया गया है। और ये किसी को भी मिल सकता है, किसी भी फील्ड में, भारत में किसी भी फील्ड में अगर अच्छा आप काम करते हैं तो आप जाहिर सी बात है इस अवार्ड के हकदार है, ये आपको मिलेगा, ये आपको दे दिया जाएगा इस फाउंडेशन के द्वारा, ठीक। चले,
बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। भाई साहब ये तो छपने वाला प्रश्न है, यही तो प्रश्न छपेगा। और इसी टाइप के प्रश्न पेपर में आते हैं, फिर कहते हैं सबकी सर जी पेपर में प्रश्न बनता कहाँ से, पेपर में प्रश्न बनता कहाँ से। यही तो वो प्रश्न है जिसकी आप तलाश कर रहे थे, जहाँ से पेपर में प्रश्न बनते हैं, जहाँ से पेपर में आपके प्रश्न बनते हैं, यहाँ से पेपर में आपके प्रश्न बनते हैं अतना। ठीक है, जितने भी छात्र हैं जिन्होंने आपको पुराना, अब रिविजन अब हो नहीं पाएगा यूट्यूब से, हम लोगों के 1500 2000 वीडियोस किसी के द्वारा उड़ा दी गई है। ठीक है, किसी के द्वारा उड़ा दी गई है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक, अब हम लोग रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेंगे। ठीक है, रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेंगे हम लोग। अब एकदम ईमानदारी से डेली के डेली पढ़ना शुरू करेंगे, रिवीजन करना भी शुरू करेंगे। आज से हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 शुरू कर रहे हैं, इसी के जस्ट बाद एग्जाम अध्ययन वाले चैनल पे। तो सभी लोग जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। बिल्कुल, जिनका भी आंसर आ रहा है स्मृति मंधाना, स्मृति मंधाना एकदम सही बात है। जिनका भी आंसर आ रहा है स्मृति मंधाना, एकदम सही बात है, एकदम सही बात है कि बीबीसी वो स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पूछे कौन बनी है दोस्तों, स्मृति मंधाना बनी है। स्मृति मंधाना बनी है, कौन बनी दोस्तों, स्मृति मंधाना बनी, ये दे रही। ठीक है, याद रख लीजिएगा। तो बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर की विजेता की घोषणा हो चुकी है और महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है। और ये 5 स्टार रेटिंग वाला क्वेश्चन है और पेपर में छपने वाला भी प्रश्न है, पेपर में सीधे सीधे तौर पर छपने वाला प्रश्न भी है, तो इसको जरूर से दिमाग में उतार लेना है। ठीक, चलिए। गीता पटनायक को हाल ही में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थी। गीता पटनायक का भी हाल फिलहाल में ही निधन हुआ है। और याद रख लीजिएगा, ये मालूम है उड़िया संगीत से संबंधित थी, उड़िया संगीत से संबंधित थी, जिनका हाल में ही निधन हो गया। ठीक है, जिनका हाल में ही निधन हो गया। अच्छा, कई लोग परेशान हो रहे हैं कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा, रुको, हम अभी जो है आज से हम पीडीएफ देना शुरू करते हैं। आज से पीडीएफ देना हम टेलीग्राम पे ही शुरू करते हैं, जब तक हम लोगों के ऐप का समस्या समाधान नहीं हो जाता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग, हम ऐप का लिंक लगा, टेलीग्राम का लिंक लगा देते हैं। ठीक है, इस टेलीग्राम को ज्वाइन करो, यहीं पे पीडीएफ हम भेज देंगे। क्लास जैसे ही खत्म होगा तुरंत यहाँ पे हम पीडीएफ भेज देंगे, जैसे ही खत्म होता है क्लास। ठीक है, सेव करके पीडीएफ हम यहाँ भेज देंगे। ठीक है, सेव करके पीडीएफ हम तुरंत का तुरंत यहाँ पे भेज देंगे, चिंता नहीं करिए। ठीक, चलो, तो आप देख सकते हैं अफ्रीकी संघ का 39वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो कहा अफ्रीकी संघ का 30वां शिखर सम्मेलन अदीस अबाबा में आयोजित हुआ। अदीस अबाबा मालूम है इथोपिया की कैपिटल है, इथोपिया की कैपिटल जो है ना अदीस अबाबा है। और वहीं पे जो है अफ्रीकी संघ का 39वां शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है। अफ्रीकी संघ का 39वां शिखर सम्मेलन यही अदीस अबाबा में ही शुरू हुआ है, यही अदीस अबाबा में ही शुरू हुआ है, अदीस अबाबा में ही ये शुरू हुआ है। कहाँ पे मेरे भाई, अदीस अबाबा में ही अफ्रीकी संघ का क्या 39वां शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है, 39वां शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है। अच्छा, इसी बात पे 2026 के कुछ सम्मेलन मैं आपको बताता हूँ, बताइएगा। जैसे कि ब्रिक्स कहाँ होने वाला है, ठीक है, G20 कहाँ होने वाला है, SCO कहाँ होने वाला है, ठीक, SCO इतना, SCO कहाँ होने वाला है, ठीक है, SCO कहाँ होने वाला है, ठीक है, G7 कहाँ होने वाला है और COP31 कहाँ होने वाला है। ये कुछ प्रमुख शिखर सम्मेलन है जिन पे एग्जामिनर का खास फोकस रहता है, जिसके ऊपर एग्जामिनर का खास फोकस रहता है, याद रख लीजिएगा। अगर पूछेगा अफ्रीकी संघ का 39वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे, अदीस अबाबा में होगा। अदीस अबाबा कहाँ पड़ता है, इथोपिया में पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों, इथोपिया में पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों, ये इथोपिया में पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों, ये इथोपिया में पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों, ये इथोपिया में पड़ता है। ठीक है, किस स्थान पे पड़ता है मेरे भाई, इथोपिया में पड़ता है, इथोपिया में पड़ता है। ठीक, फिलहाल सभी के आंसर बताइएगा, क्योंकि रिवीजन भी फोकस करना है, रिवीजन पे भी फोकस करना है। जैसे कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में भारत होस्ट करेगा, G20 अमेरिका होस्ट करेगा, ठीक है, G20 अमेरिका होस्ट करेगा। SCO किर्गिस्तान, इतना SCO जो है किर्गिस्तान होस्ट करेगा, SCO किर्गिस्तान होस्ट करेगा। G7 कौन दोस्तों, फ्रांस होस्ट करेगा, G7 कौन, फ्रांस होस्ट करेगा। और इतना COP31 को तुर्की होस्ट करेगा, कौन 31 को ये तुर्की होस्ट करेगा। तो ये सारे सम्मेलन भी दिमाग में उतार लीजिएगा सारे लोग, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में 39वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है, ठीक, हो रहा है। यह महाद्वीप राजनीतिक, आर्थिक और दबाव, वैश्विक संतुलन, बहुआयामी चुनौतियों का सामना कर रहा है। 1.4 अरब आबादी वाला अफ्रीका विश्व का सबसे युवा जनसंख्या वाला घर है, लेकिन नेतृत्व के स्तर के कारण नेताओं की उपस्थिति से एक स्पष्ट पीढ़ीगत अंतर्गत पैदा कर दिया है। बेसिकली जो अफ्रीका महाद्वीप के पास सब कुछ है, सॉरी, अफ्रीका महाद्वीप को मालूम है हीरो का महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप आप जब देखेगा ना, इस तरीके से आप अफ्रीका महाद्वीप देखेगा, इसको हीरो का महाद्वीप कहा जाता है। यहाँ से कर्क रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। और सबसे गरीब महाद्वीप भी अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। सोचो, हीरो का महाद्वीप जहाँ पे सबसे ज्यादा हीरे पाए जाते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा हीरे पाए जाते हैं, वो देश भी गरीब है तो भी क्या ही हो सकता है। उसका कारण है टेक्नोलॉजी। उसका कारण है क्या दोस्तों, टेक्नोलॉजी।
T20 क्रिकेट के इतिहास में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। अच्छा, कोई बताएगा बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन बने? बांग्लादेश रत्ना, बांग्लादेश के पीएम कौन बने? पीएम कौन बने? पीएम कौन बने? पीएम कौन बने? मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। ये तो बिल्कुल कहना मत कि सर जी आप धोखा देते हैं, पढ़ाते नहीं है, बिल्कुल पढ़ाया हुआ है, ठीक। फिलहाल अगर मैं पूछूं इसका आंसर जो है राशिद खान हो जाएगा, इसका आंसर जो है राशिद खान हो जाएगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? राशिद खान हो जाएगा, राशिद खान हो जाएगा, राशिद खान हो जाएगा, एकदम सही कहा, राशिद खान हो जाएगा, राशिद खान हो जाएगा, ठीक है। अरे भाई, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन बने? अरे खालिदा जिया के जो पुत्र हैं, सुपुत्र साहब, वही बने हैं अपना, तारिक रहमान। हाँ, हमको लगा था कि कई मिला जो है रहमान डकैत बोल देंगे, हमको तो लगा था कि कई लोग जो है रहमान डकैत भी ना बोल दे, रहमान डकैत भी ना बोल दे, क्योंकि तुम लोगों का कुछ भरोसा नहीं, तुम लोग कुछ भी बोल सकते हो, ठीक। तो याद कर लिया, तारिक रहमान है अपना, तारिक रहमान, तारिक रहमान हो जाएगा, तारिक रहमान ये नए पीएम बने। चलो देख सकते हैं, अफगानिस्तान के स्टार खिलाड़ी राशिद खान T20 के क्रिकेट के इतिहास में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने T20 विश्व कप में अफगानिस्तान और यूएई के बीच खेले गए मुकाबले के दौरान यह उपलब्धि हासिल की, मतलब अंतर्राष्ट्रीय T20 में 700 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए, जो कि बहुत बड़ी बात है, जो कि बहुत बड़ी बात है, जो कि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, छोटे मोटे अचीवमेंट नहीं है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान ICAI के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बेसिकली इसमें हम एलिमिनेशन मेथड, अगर मैं इसको नहीं भी पढ़ता रहूंगा ना तो एलिमिनेट करके बता दूंगा, क्योंकि हालांकि मैंने क्वेश्चन बनाया तो जाहिर सी बात मुझे आंसर तो पता ही होगा, लेकिन आप भी इसको एलिमिनेट करके आंसर बता सकते हो सिंपल तरीके से। बताऊं कैसे? देखो, जैसे कि मान लो संजय मल्होत्रा, ये आरबीआई के गवर्नर है, आरबीआई के क्या है दोस्तों? गवर्नर है, आरबीआई के गवर्नर है, तो ये नहीं होगा। संजय मूर्ति हमारे क्या है, तो ये भी नहीं होगा। अजय बंगा हमारे वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ले दे के केवल एक ही बचेगा, प्रसन्ना कुमार डी हो जाएगा, प्रसन्ना कुमार डी हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड, हर जगह बहुत ज्यादा नॉलेज काम नहीं आएगी, होगा क्या ना, आपको पता है, जैसे कि मान लो पेपर आप देने जाइएगा तो कहीं पे 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, कहीं पे 30 प्रश्न, कहीं 8 प्रश्न, कहीं 10 प्रश्न, कहीं 20, ठीक है। अब होता है कई लोग जो है ना 4 प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं, और मान लो कि 20 प्रश्न आए, 20 में से तो है 6-7 सॉल्व कर पाते हैं, और पता चलता है उनको 20 में से सॉल्व करना है कम से कम 18, ठीक है, 17-18 सॉल्व करना है। तो 17-18 कैसे सॉल्व होगा? एलिमिनेशन मेथड, जो डेली पढ़ता है ना क्वेश्चन को एलिमिनेट करके सॉल्व कर लेगा, और एग्जाम के समय पढ़ना शुरू करता है, 1 महीना पहले पढ़ना शुरू करता है। मैं आपको प्रॉमिस लिख के देता हूँ अपना, ठीक है, वो लिख के देता हूँ, 20 में से 10 नहीं बना पाएगा, 20 में से 10 नहीं बना पाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। क्योंकि बेसिकली होता क्या है ना, करंट अफेयर्स जीएस के साथ जुड़ता है, और थोड़ा थोड़ा खाते रहेगा ना तो ऑब्वियसली आपको फायदा करेगा, और कभी कभी खाइएगा तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा कोनो दिन खा लीजिएगा, कोनो दिन बहुत कम खाइएगा, नुकसान कर जाएगा, ठीक। तो पेपर में आपको 150 प्रश्न आ रहे हैं, तो 150 आप सॉल्व नहीं कर सकते, आप 50-60 बनाइएगा, 50 बना लीजिएगा, 55 बना लीजिएगा, फिर एलिमिनेशन मेथड आपका काम आता है, वही आपको सिलेक्शन दिलाता है, वही आपको सिलेक्शन दिलाता है, याद रख लीजिएगा। अपने खुद के एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, खुद के एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, ठीक। चलो, ओल चिक्की लिपि के 100 वर्ष पूरे होने पर दिल्ली समारोह में आयोजन किया गया, दिल्ली में समारोह का आयोजन किया गया। ओल चिक्की पूछ रहा है लिपि किस भाषा से संबंधित है? मालूम है ये संथाली भाषा की एक लिपि है, इतना है। किसकी लिपि है दोस्तों? ये संथाली जो भाषा है ना उसकी ही एक लिपि है, जो संथाली जो भाषा है उसकी ही लिपि है, इतना संथाली, ठीक है, याद रख लीजिएगा, पूछा जाता है, ठीक है। संथाली भाषा की ही एक लिपि है, इतना संथाली भाषा की ही क्या है मेरे भाई? एक लिपि है, संथाली भाषा की ही